हेलो एवरीवन। सो आज हम इस सेशन में 27 जैन 2024 के शिफ्ट वन के पेपर को डिस्कस करेंगे जो जेई मेंस के पेपर्स हुए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यस, तो ये जो सवाल पूछा गया था पेपर में, कंसिडरिंग ओनली द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, द नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू को अपन को पॉजिटिव कंसिडर करना है और फिर अपन को कैलकुलेट करना है कि यहाँ पर किस टाइप की सिचुएशन बन रही है, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यहाँ पर अपन को मिलने जा रहे हैं। तो लेट्स सॉल्व इट। तो यहाँ पर इक्वेशन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मेट में, एंड वी नो वेरी वेल कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाले फॉर्मेट में दो कंडीशंस आती हैं। तो उससे बेटर है कि अपन tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला फॉर्मेट लगाएं। तो इसको अपन लिख सकते हैं tan इनवर्स 2x को दूसरी tan इनवर्स x को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो फाइनली जो अपने पास में मिलेगा विच इज tan इनवर्स 2x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स पाई बाय 4 को लिख सकते हैं अपन tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x। नाउ वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला सेज दैट tan इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि 2x जो होगा वो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स के इक्वल होगा। यहाँ से 2x प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स के इक्वल होगा। दैट मीन्स 2x स्क्वायर एंड दिस विल कम्स आउट टू बी प्लस का 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यस और नो? नाउ इजीली वी कैन से दैट कि इसका डिस्क्रिमिनेंट तो पॉजिटिव है, तो मतलब इसके दो रियल रूट्स मिलने वाले हैं। बट यहाँ पर अगर मान लीजिए एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट बीटा है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू जो है वो -1 आ रही है। दैट मीन्स नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब हो गया कि एक एक्स की वैल्यू यहाँ से पॉजिटिव मिलने वाली है और दूसरे एक्स की वैल्यू नेगेटिव मिलने वाली है। मतलब अल्फा अगर पॉजिटिव है तो बीटा नेगेटिव होगा, बीटा पॉजिटिव है तो अल्फा नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब एक रूट नेगेटिव है, एक रूट पॉजिटिव है। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि एकमात्र सॉल्यूशन यहाँ से अपन को मिलने वाला है। हेंस इस सवाल का आंसर हो गया डी। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द vertices A, B, C of a triangle be 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 2 respectively. L1, L2, L3 be the lengths of the perpendiculars drawn from the orthocenter of the triangle on the sides AB, BC, CA respectively. ठीक है, तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है कि यहाँ पर एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC और उसके वर्टाइसेस भी दिए हुए हैं। ए वर्टाइसेस है 2, 2, 1, बी वर्टाइसेस है, बी वर्टेक्स है 1, 2, 2 एंड सी वर्टेक्स है 2, 1, 2। तो अगर अपन यहाँ से लेंथ ऑफ साइड कैलकुलेट करें तो लेंथ ऑफ साइड यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के देखेंगे तो 2, -1, 2, -0, 1, -2, तो ये वाली लेंथ √2 आ जाएगी। ये वाली लेंथ भी √2 ही मिलने वाली है, ये वाली लेंथ भी √2 मिलने वाली है। तो व्हाट वी कैन से दिस इज नथिंग बट इक्विलेटरल ट्राइंगल, एंड वी नो वेरी वेल कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसमें सेंट्रॉइड जो होता है, सेंट्रॉइड जो होता है वही ऑर्थो सेंटर भी होता है, वही सरकम सेंटर भी होता है, और वही इन सेंटर भी होता है। तो वो अपन सेंट्रॉइड निकाल लेते हैं। तो सेंट्रॉइड कितना आ जाएगा यहाँ से 2 + 1 + 2, तो 5/3 आ जाएगा। अगेन 5/3 आ जाएगा, अगेन 5/3 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि इसकी लेंथ जो अपन से पूछी है L1, L2, L3 विच इज नथिंग बट लेंथ ऑफ द ऑर्थो सेंटर फ्रॉम द साइड्स, तो साइड से लेंथ पूछी है।
तो ये तो इफेक्टिवली अगर मान लीजिए ये वाला पॉइंट डी है तो ये मीडियन हो गई। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि जो जी डी होगा दैट इज नथिंग बट 1/3 ऑफ ए डी, है ना। क्योंकि अपन तो ऑर्थो सेंटर को अब सेंट्रॉइड ही मान सकते हैं। तो बेसिकली अपन को ए डी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से L1 भी सेम होगा, L2 L1 L2 L3 तीनों की वैल्यू सेम होगी, तो दिस इज नथिंग बट 3 टाइम्स ऑफ L1 का स्क्वायर, ये फाइंड आउट करना है। तो L1 का स्क्वायर निकाल सकते हैं, तो उसके लिए अपन ने एडी लेंथ कैलकुलेट कर ली। लेट्स कैलकुलेट एडी लेंथ। तो एडी लेंथ बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं अपन। तो एडी लेंथ के लिए डी पॉइंट निकाल लेते हैं। डी पॉइंट नथिंग बट मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड सी, है ना। वैसे ए जी फाइंड आउट करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन ठीक है अब कर लेते हैं। सो वरना जी डी भी फाइंड आउट हो जाएगा, एक ही बात है। तो दिस इज 3/2, 3/2 कॉमा 2 2 2, तो दिस इज नथिंग बट 2। तो यहाँ से अपन एडी लेंथ की वैल्यू जो एडी है वो निकाल सकते हैं, विच इज नथिंग बट 3/2 माइनस 2, दैट मीन्स 1/4, and again 1/4 plus 1, so this will comes out to be 3/2, 1 plus 1/2 which is √3/2। ये एडी लेंथ हो गई। नाउ अगर मैं इसकी जीडी की वैल्यू पुट कर दूं यहाँ पे, सो दिस विल कम्स आउट टू बी 1/3 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1/9 एडी का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो दिस इज 1/3 मल्टीप्लाई बाय एडी का स्क्वायर इज नथिंग बट 3/2, तो आंसर इज हाफ। तो इस सवाल का आंसर डी हो जाएगा, है ना। बहुत सारे तरीके हैं, जी निकल गया है तो फिर वो डिस्टेंस भी निकालना आई थिंक मुश्किल नहीं होगा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, तो ये सवाल, कंसीडर द फंक्शन f 0 से 2 से r, 0, 2 से r, डिफाइंड f(x) इज इक्वल्स टू x/2 प्लस 2/x एंड द फंक्शन। एक फंक्शन x/2 प्लस 2/x है, तो ये तो काफी फेमिलियर टाइप का सवाल है। ये तो नोट्स में काफी डिस्कस किया जाता है ना। t+1/t का ग्राफ, है ना। लेक्चर्स में मैं इसको बहुत बार डिस्कस करता हूँ कि काफी सारे चैप्टर्स में रेंज वगैरह भी अपन इससे डायरेक्ट निकाल लेते हैं कई बार। तो काफी लोग को पता होगा ये, जिन्होंने लेक्चर्स वगैरह में देखा होगा। तो x/2 जो होगा, x की वैल्यू 0, 2 है f(x) के लिए, f 0 से 2 तक है, तो x/2 की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, और 0 से 1 के बीच में है, तो t+1/t का जो ग्राफ है वो ऐसा कुछ आएगा, यहाँ तक आएगा। और यहाँ पर x की वैल्यू 2 होगी, जहां पर फंक्शन की वैल्यू भी क्या होगी, 2 होगी। अच्छा, जिसको नहीं पता है वो इसका डिफरेंशिएशन करके भी निकाल सकता है। इसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव आएगा तो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। नौ, अब अगर जीएक्स की बात करें तो जीएक्स में क्या बोला गया है अपन से कि जीएक्स में बोला गया है कि मिनिमम ऑफ एफ टी एंड टी की वैल्यू 0 से x, और x की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको ऐसे सोचूं कि भाई x की वैल्यू कोई भी उठा ली, x की वैल्यू मान लो अपन ने ले लिया 1/2 ले लिया, तो जो gx है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा तुमको। फर्स्ट वाली डेफिनेशन, मिनिमम ऑफ एफ टी वे t बिलोंग्स टू 0 से लेकर के 1/2। तो मिनिमम वैल्यू अगर t की वैल्यू 0 से 1/2, तो 1/2 तो यहाँ कहीं आ गया। और 1/2 तक अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पर तो यहाँ पर तो मिनिमम वैल्यू इस 1/2 पर ही मिलेगी। अगर मैं टी की वैल्यू को और छोटा कर दूं, 1/4 ले लूं, तो 1/4 पर मिनिमम वैल्यू यहाँ पर मिलेगी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये फंक्शन जस्ट बिकॉज डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो मिनिमम वैल्यू अपन को x पर ही मिलने वाली है, जो भी x रहेगा वहीं पर मिलेगी। तो दिस फंक्शन इज नथिंग बट होल f(x)। t की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, f(x) के इक्वल, है ना। मतलब जो f ऑफ x की मिनिमम f जो अगर मान लो मैं यहाँ पर मिनिमम ऑफ एफ टी ले रहा हूँ, जो भी x की वैल्यू होगी मिनिमम ऑफ एफ टी वही f ऑफ x होगा। क्यों हो रहा है इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया, बिकॉज जो भी अपन x की वैल्यू ले रहे हैं
वहीं पर एफ ऑफ टी की वैल्यू सबसे मिनिमम आ रही है, तो इसका मतलब t इक्वल्स टू एक्स पर सबसे मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और t इक्वल्स टू एक्स पुट कर दिया, दैट मीन्स एफ एक्स, राइट। तो अगर अपन बात करें, जस्ट अ मिनट, हाँ, कि यहाँ पर gx क्या दिखाई देगा, तो gx बोल सकते हैं अपन सिंपली कि यहाँ तो f ऑफ x ही हो जाएगा, दैट मीन्स x बाई टू प्लस टू बाई एक्स, जहां पर x की वैल्यू बच्चों 0 से लेकर के 1 है, राइट। फिर उसके बाद में यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है 3/2 प्लस एक्स, जब x की वैल्यू 1 से लेकर के 2 के बीच में है, तो इसका ग्राफ बना लिया, तो 1 तक तो इसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, ये तो एफ एक्स हो गया, है ना। यहाँ पर x इक्वल्स टू 1 है, और x इक्वल्स टू 1 पर एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 5/2। नाउ फिर सेकंड डेफिनेशन ड्रॉ की, तो x इक्वल्स टू 1 पर इसकी भी वैल्यू 5/2 है, और उसके बाद में लीनियर फंक्शन है, स्लोप पॉजिटिव है, तो ऐसा जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, अपन यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, तो gx इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू 1 पे शार्पेस्ट बन रहा है, दोनों तरफ का स्लोप डिफरेंट है, दैट मीन्स यहाँ पर तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, राइट। हम्म। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सवाल में बोला गया है एन अर्न कंटेन्स 6 वाइट बॉल्स प्लस 9 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। टू सक्सेसिव ड्रॉज ऑफ 4 बॉल्स आर मेड, सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक, विदाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे, द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट ड्रॉ गिव्स ऑल वाइट बॉल्स एंड द सेकेंड ड्रॉ गिव्स ऑल ब्लैक बॉल्स। तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, फर्स्ट ड्रॉ में 4 बॉल निकाली और चारों वाइट निकले, इस बात की प्रोबेबिलिटी 6c4 अपॉन 15c4, टोटल में से 4 निकाल ली। अब वो 4 बॉलें निकाल ली तो बची कितनी, 11। अच्छा ब्लैक बॉल तो 9 है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 9c4 अपॉन 11c4, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 2, नीचे आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 24, 4 फैक्टोरियल। यहाँ हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 24, यहाँ पर हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा 10, 9, 8 अपॉन 24, 24 कैंसिल हो गया, यहाँ से एक 9 से 9 कैंसिल हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया, है ना। और क्या कैंसिल हो रहे हैं, ये 2 से 12 टाइम्स कैंसिल हो गया, 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो एक बार लिख लेते हैं अपन, है ना, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, 6576, राइट। नीचे क्या बच गया, 15, 14, 13, 11, 10, ठीक है। 5 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हुआ, 7 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, है ना, और 3 2 6 से 6 कैंसिल हो गया, ये दो, ये 3 बार कैंसिल हो गया, और ये 5 बार कैंसिल हो गया, तो 3/143 मल्टीप्लाई बाय 5, और कैंसिल नहीं होंगे, तो ऊपर न्यूमरेटर में तो 3 आना चाहिए, एक यहाँ आ रहा है एक यहाँ आ रहा है, ये दोनों तो रिजेक्ट हो गए, नीचे लास्ट डिजिट 5 बननी चाहिए, तो सी ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 14 5 70, 700 प्लस 15, हाँ तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, let the image of the point 1 comma 0 comma 7 in the line x upon 1 equals to y minus 1 upon 2 z minus 2 upon 3, okay, be the point alpha comma beta comma gamma, then which one of the following points lies on the line passing through alpha comma beta making an angle 2 pi by 3 3 pi by 4 with x y axis and z axis respectively and an acute angle with x axis। ठीक है, तो सबसे पहले तो अल्फा बीटा गामा निकालते हैं, उसके बारे में उसके बाद में बात करेंगे रिमेनिंग चीजों के बारे में। तो एक लाइन है 1 2 3 जिसके डायरेक्शन वेक्टर्स हैं, और इस लाइन के रिस्पेक्ट में इसकी मिरर इमेज
है ना, वो मिरर इमेज है अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, ये मिरर इमेज। ठीक है। अब अपन से बोला गया है कि तो ये अल्फा बीटा गामा चाहिए अपन को। तो अल्फा बीटा गामा कैसे निकाल सकते हैं, या तो मिरर इमेज ही निकाल लें, है ना, या फिर अपन क्या कर लेते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करा लेते हैं। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए अल्फा+1/2, फिर आ जाएगा बीटा/2, और आ जाएगा गामा+7/2। और ये वाला पॉइंट इस पर्टिकुलर लाइन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो सेटिस्फाई करा देते हैं। हम्म। तो सेटिस्फाई कराया तो क्या बोल देंगे यहां से, इस वाले पॉइंट को इस वाली लाइन में पुट कर दिया। तो लाइन में पुट करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा+1/2, नीचे तो 1 ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल्स टू y-2, y-1/2। तो इसका मतलब हो गया बीटा/2 -1/2, राइट, इज इक्वल्स टू। अच्छा ऐसा करते हैं, दो इक्वेशन बनाने से बेटर है कि मिरर इमेज ही निकाल लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। इसमें कैलकुलेशन आई थिंक मेरे को लग रहा है ज़्यादा हो जाएगी। तो मिरर इमेज निकालना आई थिंक ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। ठीक है, तो मिरर इमेज ही निकाल लेते हैं। हाँ, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं अपन। इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो होंगे, अगर मैं इस लाइन को लैम्डा के इक्वल पुट कर दूं तो जनरल फॉर्म में लैम्डा 2λ+1, राइट, और हो जाएंगे 3λ+2, राइट। अब इन दोनों से इस लाइन के डायरेक्शन वेक्टर्स निकाल सकते हैं। इस लाइन के डायरेक्शन वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, λ-1, 2λ+1 एंड 3λ-5। और इन दोनों का जो डॉट है वो जीरो होना चाहिए क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं कि λ-1 +4λ+2 +9λ-15 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 9λ 10λ तो 14λ, -15 -16 तो ये 14 के इक्वल आ गया, मतलब लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई। और अगर लैम्डा 1 है तो ये वाला पॉइंट आ गया अपने पास में, तो दिस विल कम्स आउट टू बी 1, कॉमा, यहाँ पर 1 पुट किया तो 3, और ये हो गया 5, है ना। तो सिचुएशन, अब अल्फा निकालना है, तो अल्फा बड़े आराम से निकल जाएगा कि अल्फा+1 ÷ 2 इज इक्वल्स टू 1। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 1। फिर बीटा/2 इज इक्वल्स टू 3, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 6। एंड गामा, तो गामा+7 इज इक्वल्स टू 10, तो गामा की वैल्यू आ गई 3। तो अपने पास में फाइनली जो अल्फा बीटा गामा है वो अपने पास में आ चुका है, दैट मीन्स 1,6,3। अब बोला गया है अपन से कि एक लाइन है जो कि इससे पास कर रही है ना, इस वाले पॉइंट से पास कर रही है, और ये अल्फा एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाती है, जो कि चाहिए अपन को। बीटा एंगल, बीटा जो वाई एक्सिस के साथ बनाती है वो 2π/3 है, एंड गामा जो है वो 3π/4 है। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की जो वैल्यू होती है डायरेक्शन वेक्टर्स की करस्पॉन्डिंग वो 1 होती है। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस बीटा की वैल्यू, तो ये तो 1/4 हो जाएगा, -1/2 का स्क्वायर, 3π/4, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा अपने पास में 1/4 आ गया, तो कॉस अल्फा की वैल्यू यहाँ से सिर्फ 1/2 हो सकती है क्योंकि एक्यूट एंगल है। और एक्यूट एंगल है तो यहाँ से अपन इस लाइन के डायरेक्शन वेक्टर्स लिख सकते हैं। तो डायरेक्शन वेक्टर्स विल कम्स आउट टू बी यहाँ से 1/2, -1/2, और 1/√2, ये हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर 2 से गुणा कर दूं तो 1 -1 और ये हो जाएगा √2, राइट। तो ये अपने पास में इस लाइन के डायरेक्शन वेक्टर्स आ गए। अब अपन से सवाल पूछा है कि कौन सा पॉइंट उस लाइन पर लाई करेगा। तो सिंपल सी बात है कि मैं अगर इस लाइन पर कोई भी पॉइंट लिखना चाहूँ तो वो कैसे लिख सकता हूँ, पी पॉइंट। तो वो पी पॉइंट हो जाएगा
इस लाइन की इक्वेशन हो गई x माइनस वन अपॉन वन, वाई माइनस सिक्स अपॉन माइनस वन, जेड माइनस 3/√2। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे म्यू प्लस वन, लैम्डा अपन ने यूज कर लिया तो म्यू ले लेते हैं। फिर हो जाएगा 6 - म्यू हो जाएगा, एंड 3 + 2 म्यू हो जाएगा। अब देख लेते हैं, ए ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन में म्यू की वैल्यू को 0 पुट करना पड़ेगा, तो म्यू की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 1, तो ये 6 आना चाहिए, मतलब ये तो लाइन नहीं करेगा। फिर सेकंड में म्यू की वैल्यू को अपन को 2 पुट करना पड़ेगा, राइट, तभी 3 बनेगा। 2 पुट करेंगे तो ये बनेगा 4, ये √2 में होगा। हाँ, वाई कोऑर्डिनेट 4 बनेगा, 2 पुट करेंगे तो ये भी गलत हो गया। इसमें ये सही बन रहा है अभी तक, अगर यहाँ 2 पुट किया तो 3 + 2 √2, तो ये 3 + 2 √2 तो नहीं बन रहा है। हाँ ठीक है, तो उस हिसाब से तो फिर तो कोई भी नहीं बैठ रहा है। आई थिंक मैंने कहीं मिस्टेक तो नहीं की है। लेमडा की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 3 आएगा, तो 0 + 6/3। हाँ, 7 + 3 10/2 सही है। ये तो 1 ही हो गया, -1 है तो 6 - म्यू हो गया, म्यू प्लस 1 हो गया, 2π/3 है। अच्छा, ये भी नेगेटिव ही रहेगा ना। हाँ, माइनस, सॉरी, 3π/4 है तो नेगेटिव ही रहेगा, तो ये माइनस आ जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? ये वाला सही है, सी ऑप्शन, क्योंकि इस यहाँ पर म्यू की वैल्यू कितनी रिप्लेस करेंगे, 2 रिप्लेस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म तो ये सवाल पढ़ते हैं अपन। Let A and B be two finite sets with M and N elements respectively. The total number of subsets of the set A is 56 more than the total number of subsets of B. Then the distance of the point to, ये तो काफी आसान सा सवाल है भाई। नंबर ऑफ सबसेट्स अगर m एलिमेंट्स है तो 2 पावर m होंगे और 2 पावर n होंगे, है ना। अब बोला है कि सेट ए में जो एलिमेंट है इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी। तो ए के अंदर जो 56 ज्यादा है किससे, बी से, ये हो जाएगा -2 पावर n इज इक्वल्स टू 56, राइट। अब देखो ऐसे एलिमेंट्स, अब मैं, अगर मैं 2 पावर 4 की, 2 पावर 4 कितना होता है 16, 2 पावर 5 कितना हो गया 32, वहां तक जाओगे तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि 32 में से भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 2 पावर 6 पर जा सकते हो। अब 2 पावर 6 में से मतलब 64, 64 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें, 8 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब 2 क्यों। तो इसका मतलब m की वैल्यू जरूर 6 रही होगी और n की वैल्यू क्या रही होगी, 3। हिट एंड ट्रायल से ही निकाल सकते हैं इसके सॉल्यूशंस। ठीक है, अब P पॉइंट आ गया 6,3 और Q पॉइंट आ गया -2, -3। डिस्टेंस निकालनी है, तो ये हो गया 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये तो 10 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर इज 10, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म तो ये भी काफी फेमस टाइप का सवाल है। इस टाइप के सवाल आईआईटी एडवांस ने भी पूछे हुए हैं पहले, और मेंस ने भी पूछे हुए हैं। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - x - 1 = 0 के रूट अल्फा बीटा है, न्यूटन्स आइडेंटिटी का सवाल है, इसको देखते ही पता चलता है। तो अगर मान लीजिए कि मैं बोल रहा हूँ, मैंने बोल दिया an किसको बोला मैंने, 2023 अल्फा n प्लस 2023 बीटा n, अगर ये ले लिया, सेम ले रहे हैं कोएफिशिएंट, तो न्यूटन्स आइडेंटिटी सेज दैट कि an माइनस, यहाँ पर इसको an से रिप्लेस कर दिया, इसको an-1 से और इसको an-2 से, ये 0 होगा। ये न्यूटन्स आइडेंटिटी बोलती है। अब S12 चाहिए, तो खुद सोचते हैं अपन इसको, यहाँ पर इक्वेशन में तो S12 क्या होगा, एक बार लिख लेते हैं। 2023 अल्फा पावर 12 प्लस 2024 बीटा पावर 12। तो इसको मैं ऐसा करता हूँ, इसको 2023 बीटा पावर प्लस बीटा पावर 12 लिख देता हूँ, तो ये वाली चीज तो क्या हो गई, A12 हो गई।
फिर S11 की बात करें तो उसको ऐसा लिख दिया 2023 अल्फा पावर 11 प्लस 2023 बीटा पावर 11 प्लस बीटा पावर 11, है ना। 2024 था तो उसको ब्रेक कर दिया, तो ये वाली चीज क्या हो गई, ए पावर 11, सॉरी A11 प्लस बीटा पावर 11। S10 सिमिलरली अपन क्या लिख सकते हैं, A10 प्लस बीटा पावर 10। अब अपन को रिलेशंस निकालना है और वी नो वेरी वेल कि A12 इज इक्वल्स टू क्या है यहाँ पर इक्वेशन से, A12 माइनस A11 माइनस A10 इज इक्वल्स टू 0। एन की वैल्यू को 12 सब्सटीट्यूट कर दिया, इन दोनों को दूसरी तरफ ले जा सकते हैं। तो यहाँ से A12 A11 प्लस A10 के इक्वल आ गया। A12 कितना हो जाएगा, इसको इधर ले जाओ, दैट मीन्स S12 माइनस बीटा पावर 12, ये हो जाएगा S11 माइनस बीटा पावर 11, ये हो जाएगा S10 माइनस बीटा पावर 10, राइट। ओके, अब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं S12 इज इक्वल्स टू S11 प्लस S10 प्लस बीटा पावर 12 माइनस बीटा पावर 10, सॉरी 11 माइनस बीटा पावर 10, बीटा पावर 12 को राइट में ले आए। यहाँ से अपन बीटा पावर 12 को, सॉरी बीटा पावर 10 को कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो गया बीटा स्क्वायर माइनस बीटा माइनस 1। अब अगर ध्यान से देखें तो इस इक्वेशन के रूट अगर बीटा है तो बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और बीटा को अगर सेटिस्फाई कराएंगे तो बीटा स्क्वायर माइनस बीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। दैट मीन्स S12 किसके इक्वल आ गया, S11 प्लस S10। इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, न्यूटन्स आइडेंटिटी का सवाल है, न्यूटन्स आइडेंटिटी, इससे काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट देने वाले बच्चे इस वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये कॉनिक्स का सवाल दिखाई दे रहा है। Let E1 be the eccentricity of the hyperbola this, E2 be the eccentricity of this, A greater than B, which passes through the foci of the hyperbola. Okay. If E1, E2 is equals to 1, then the length of the chord of the ellipse parallel to the x-axis and passing through 0, 2। ठीक है, तो अगर मैं इसेंट्रिसिटी 1 की बात करूं हाइपरबोला के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, 1 प्लस B² बाय A², तो ये हो जाएगा 1 प्लस 9/16, तो हो गया ये 25/16। मतलब E1 की वैल्यू तो अपने पास में 5/4 आ चुकी है। दैट मीन्स E2 की वैल्यू जो होगी वो 4/5 होगी, तभी तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, 1 होगा, जो कि गिवन है, राइट। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि इसकी इसेंट्रिसिटी जो है इलिप्स की वो 4/5 हो जाएगी। अब इसेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला अपन को पता है, A² E², ए की वैल्यू बड़ी है तो A² माइनस B², है ना। अब A² की वैल्यू तो नहीं पता है, E² कितना हो जाएगा, तो E2 की वैल्यू है अपने पास में, तो 16/25 इज इक्वल्स टू A² माइनस B², राइट। तो यहां से आ जाएगा 1 - B² बाय A²। सो यहाँ से 16A² इज इक्वल्स टू 25A² माइनस 25B²। तो यहाँ से अपन को क्या मिल गया, यहाँ से एक रिलेशन मिल गया कि 9A² जो होगा वो 25B² के इक्वल होगा। ठीक है, इसका यूज कर लेंगे। फिर बोला है अपन को कि द लेंथ विच पासिस थ्रू द फोकई ऑफ द हाइपरबोला, मतलब हाइपरबोला की फोकई से पास कर रहा है, तो हाइपरबोला की फोकई से पास कर रहा है तो हाइपरबोला की फोकई निकाल लेते हैं। उसकी फोकई होगी AE, 0 AE1, 0 प्लस माइनस, तो वहां पर A की वैल्यू कितनी है 4, तो ये हो जाएगी +-5, 0, राइट। इससे पास करवा दिया किसको, x² बाय A² प्लस y² बाय B² को क्या लिख सकते हैं, 9A² बाय 25 इज इक्वल्स टू 1 में इसको रिप्लेस कर दिया, तो ये हो गया 25/A² प्लस 0 हो गया ये तो, है ना, तो इक्वल्स टू 1, तो A² की वैल्यू आ गई 25, तो B² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो फाइनली अपने पास में जो एलिप्स आएगा
वो कुछ ऐसा आएगा। ये एक एलिप्स आ गया, है ना। इसमें पॉइंट्स भी अपन लिख सकते हैं। बी की वैल्यू, बी स्क्वायर की वैल्यू 9 है, तो ये 0,3 हो गया, ये 0,-3 हो गया, ये 5,0, एंड दिस पॉइंट विल बी -5,0। अब आगे सवाल में क्या पूछा है अपन से, कि इसने बोला है द देन द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द इलिप्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 0,2। ठीक है, ये भी सही बात है। ओके, तो यहाँ पर 0,2 होगा, तो इससे कोई भी कॉर्ड जो पास कर रही है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, उसकी इक्वेशन, उसकी लेंथ चाहिए। तो लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, तो बी पॉइंट निकाल सकते हैं अपन। तो बी पॉइंट के लिए मैंने y की वैल्यू को क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया भाई, इक्वेशन क्या आई, x² / 25 + y² / 9 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर मैंने y की वैल्यू को 2 पुट कर दिया, तो x² / 25 प्लस ये कितना हो गया 4/9, तो इधर जाके कितना हो गया 5/9, तो x² कितना आ गया 125/9, ये आ गया, है ना। तो जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, लेट्स से दिस पॉइंट इज x1,2, तो ये वाला पॉइंट कितना होगा, अगर ये x1,2 है तो ये -x1,2 होगा। तो जो लेंथ होगी ए बी की, वो तो सिंपली 2x1 के इक्वल होगी, और x1 की वैल्यू यहाँ से अपन लिख सकते हैं √125/9। तो 5 को बाहर निकाला और 3 को बाहर निकाला, तो 10/3 √5 आ जाएगी, 10/3 √5। तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो इस सवाल का आंसर डी होगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सवाल कुछ प्रोग्रेशन का दिखाई दे रहा है। प्रोग्रेशन के सवाल में बोला गया द 20th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रोग्रेशन। ओके, इस प्रोग्रेशन के एंड से 20th टर्म निकालना है। तो सबसे पहले तो अपन प्रोग्रेशन ही पता कर लेंगे, प्रोग्रेशन एक्चुअली में है क्या। तो ये हो जाएगा 20 हो गया, फिर ये हो गया 77/4, राइट। फिर हो गया 36 और एक 37, तो 37/2। हाँ, तो 37/2 मतलब 74/4। हाँ, ये हो गया 17 × 4 = 68, 71/4। ऐसे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। और लास्ट वाला बनेगा 130, तो 520 में से एक गया तो 520 में से 4 गया, तो 516 + 1, तो माइनस का 517/4 बन रहा है लास्ट। तो यहाँ से कितने का डिफरेंस आ रहा है, -3/4 का डिफरेंस आ रहा है। तो मेरे को तो एंड से 20th टर्म चाहिए ना, तो इधर से कॉमन डिफरेंस कितना लिखेंगे, 3/4 लिखेंगे भाई, एपी बन रही है ना हर टर्म में -3/4। तो अगर मैं 20th टर्म निकालना चाहता हूँ, एंड से एपी मान लेंगे भाई, इधर से अगर कॉमन डिफरेंस -3/4 है, तो दूसरी तरफ से +3/4। और फर्स्ट टर्म अब की बार क्या हो जाएगा, -517/4 + 19 × D3/4 हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस का 517, 2957/4। तो ये हो जाएगा 7 गया तो 510, 510 में से तो माइनस का 460 हो गया ना, माइनस का 460/4, तो दैट मीन्स -115 आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, ये सवाल फंक्शन चैप्टर का है, और फॉग के बारे में पूछा, मतलब कंपोजिट फंक्शन बोला है। एफ ये दिया हुआ है, आर ये दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है, तो फॉग निकाल लेते हैं सीधा सीधा। तो एफ ऑफ जी एक्स क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ जी एक्स + 3 एंड 2 टाइम्स ऑफ जी एक्स + 2, सॉरी +1। साथ में अपन लिखेंगे कि भाई यहाँ पर जो x की वैल्यू है एफ एक्स के लिए, वो नॉट इक्वल्स टू -1/2 है, तो उसमें भी x की जगह क्या पुट करेंगे, जी एक्स नॉट इक्वल्स टू -1/2। एंड
साथ में अपन क्या बोलेंगे कि जी कहाँ डिफाइन नहीं है भाई, अगर जी डिफाइन ही नहीं होगा तो उसको पुट कैसे करेंगे। तो इसके लिए अपन क्या बोल देंगे कि जी एक्स कहाँ डिफाइन नहीं है, -5/2 पे, मतलब एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू -5/2 होनी चाहिए, राइट। तो ये कंडीशंस हो गई। अच्छा डोमेन ही चाहिए तो पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको सॉल्व कर लिया। तो ये है मॉड ऑफ x+1 अपॉन 2x+5, इसकी वैल्यू -1/2 नहीं होनी चाहिए, तो देख लेते हैं कहाँ हो रही है 1/2। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ mod x+2 इज इक्वल्स टू -2x+5, राइट। तो यहाँ से ये हो जाएगा, अगर x ग्रेटर देन 0 होता है, इन दैट केस 2x+2 इज इक्वल्स टू -2x+5, ये हो जाएगा 4x = 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4, राइट। हम्म और mod x+1 gx की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू -1/2 होनी चाहिए, और वहां से अगर अपन x निकालेंगे तो ये 2 टाइम्स ऑफ mod x+2, और ये हो जाएगा -2x-5 होगा ना, हाँ। हम्म तो ये हो गया 4x और ये हो गया -7, तो x शुड नॉट बी इक्वल्स टू -7/4 आ गया, लेकिन x पॉजिटिव लिया था तो ये रिजेक्ट हो गया, क्योंकि x पॉजिटिव लेने के बाद में x नेगेटिव आ रहा है तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। अब अगर x नेगेटिव ले लेते हैं तो -2x+2 इज इक्वल्स टू -2x-5, तो ये कैंसिल हो गया, तो 2 इज इक्वल्स टू -5, ये तो एकदम ही असत्य बात है, मतलब ये कभी -1/2 होगा ही नहीं, तो इस वाली कंडीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, x की वैल्यू सिर्फ -5/2 नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब आंसर अपना क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये सवाल लिमिट्स का सवाल है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 3 प्लस, अच्छा 0 पुट करेंगे तो ये 0, ये बीटा, एक बार 0 पुट करते हैं क्या बन रहा है ना। उसके बाद में अपन आगे की तरफ मूव करेंगे कि किस तरफ जाना है, ठीक है। हम्म तो 0 पुट किया तो 3, अल्फा साइन एक्स 0 हो गया, प्लस बीटा, लॉग में 0 पुट किया तो वो 0 हो गया, और नीचे 3 × 0, तो ये वाली चीज एक फाइनाइट वैल्यू कब बन सकती है, अगर बीटा की वैल्यू, सॉरी, ये 3 + बीटा 0 नहीं हुआ, तो कोई फाइनाइट वैल्यू जो कि नॉन जीरो है अपॉन 0, ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा, जैसे 5/0 हो गया तो इनफाइनाइट हो गया। तो अगर इसको फाइनाइट बनना है, इसका मतलब न्यूमरेटर को 0 होना पड़ेगा, दैट मीन्स बीटा की वैल्यू तो अपने पास में यहाँ से -3 आ चुकी है, राइट। अब क्या बोल सकते हैं कि अगर बीटा -3 है तो ये 0/0 फॉर्मेट है, और 0/0 फॉर्मेट है तो मैं यहाँ पर x² से डिवाइड और x² से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ताकि ये tan² x/x² किस में कन्वर्ट हो जाए, 1 में। अब ऊपर की बात, नीचे x² का टर्म है मैक्सिमम पावर वाला, तो ऊपर भी x² तक एक्सपेंड कर सकते हैं, तो अल्फा साइन एक्स को लिखा मैंने x-(x³/3 फैक्टोरियल), तो x³ को कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मेरे को x² तक जाना है, बिकॉज डिनोमिनेटर में मैक्सिमम पावर 2 है। फिर बीटा, cos x की बात करें तो cos x क्या हो जाएगा, 1 - x²/2, तो वहां पर तो दोनों लेने की जरूरत है, आगे लेने की जरूरत नहीं। ln ऑफ 1 - x का एक्सपेंशन क्या होता है, -x - x²/2, -x³ वाला टर्म आ जाएगा, लेकिन उसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को सिर्फ कहाँ तक जाना है, x² तक जाना है, और नीचे 3x², और ये वाली चीज किसके इक्वल होनी चाहिए, 1/3, तो 3 से 3 खत्म हो गया। यहाँ से अगर मैं देखूं तो कांस्टेंट वाली टर्म क्या बन रही है, 3 + बीटा, वैसे यहाँ से भी बीटा निकाल सकते थे, नो डाउट, बट ठीक है, वो 0/0 फॉर्मेट बनेगा तभी तो अपन एक्सपेंशन लगा पाएंगे, तो वो भी जरूरी है। अल्फा एक्स और यहाँ से -x, तो यहाँ से x कॉमन ले लिया तो α-1, राइट। फिर x² की बात करें तो ये हो जाएगा प्लस का x² बाई 2,
और बीटा माइनस बीटा माइनस वन, ये हो जाएगा और अपॉन में एक्स स्क्वायर आ जाएगा। राइट, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू तो -3 हो गई, अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, है ना, क्योंकि ये भी 0 होना चाहिए और ये 0 होके एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो गया। तो यहाँ से वैल्यू आ गई लिमिट की -1 प्लस बीटा अपॉन 2। तो बीटा की वैल्यू तो कितनी थी, -3, तो 1 - 3 -2, तो 2/2, ये 1 हो जाएगा। सही बात है, तो ये 1 के इक्वल भी आएगा। तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू तो कितनी हो गई, 1, और बीटा की वैल्यू हो गई -3। दैट मीन्स आंसर शुड बी 5। तो इस सवाल का आंसर सी हो जाएगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, if y is equals to yx is the solution curve of the differential equation x square minus 4 dy minus y square minus 3y dx equals to 0, जहां पर x की वैल्यू 2 से ज्यादा है, ठीक है, और y4 की वैल्यू 3/2 है, एंड द स्लोप ऑफ द कर्व इज नेवर 0। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना मुश्किल नहीं है। इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत बार सॉल्व की होती है। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं dy² अपॉन y² माइनस 3y, और लिख सकते हैं dx अपॉन x² -4, है ना। तो यहाँ से ये हो जाएगा dy y, y-3, राइट, और ये हो जाएगा dx अपॉन, यहाँ तो सिंपली अपन फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, x² माइनस a² पर, इसको 2 का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, इस वाली चीज को अपन क्या लिख सकते हैं, y-y-3 अपॉन y-y-3 dy, जिसको अपन दूसरे शब्दों में लिख पाएंगे, यहाँ पर सेपरेट कर देंगे तो 1/y-3 dy -1/y dy, राइट, सेपरेट करने पर। और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 1/2a 1/4 ln mod ऑफ x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस सी। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करें तो 1/y-3, तो ln mod ऑफ y-3, 1/y का इंटीग्रेशन ln mod y, और ये किसके इक्वल आ रहा है, 1/4 ln mod ऑफ x-2 अपॉन x प्लस 2 प्लस सी, राइट। अब यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि एंड द स्लोप ऑफ द कर्व इज नेवर 0। ओके, इस इनको अपन बाद में कंसीडर करते हैं, पहले इस वाली इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। y4 की वैल्यू 3/2 है, तो y4 की वैल्यू 3/2 है, मतलब x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3/2 आनी चाहिए। 3/2 रखेंगे तो यहाँ से ln 3/2 ही बनेगा, ये भी ln 3/2 ही बनेगा, ये 1/4, ये बन जाएगा ln ऑफ 2/6, तो दैट इज 1/3 प्लस सी। ये तो 0 हो गया, तो यहाँ से c की वैल्यू जो आ रही है अपने पास में वो 1/4 ln 3 आ जाएगी। अब मेरे को y(10) निकालना है, अपॉन y ऐसा करके लिख दिया, 1/4 ln mod ऑफ 1/4 कॉमन ले लिया, तो x-2 x+2 × 3, तो 3x-6 अपॉन x-2 हो जाएगा, राइट। अब मेरे को निकालना है y(10), राइट। तो x की वैल्यू को क्या पुट कर दिया, 10 पुट कर दिया, तो y-3 अपॉन y इज इक्वल टू 10 पुट करेंगे तो 30 - 6 24 अपॉन 8, तो ये हो जाएगा 1/4 ln ऑफ 3, 30 - 6 24 अपॉन, कुछ गड़बड़ हुई है क्या, 3x-6 3 से गुणा कर दिया। हम्म, अच्छा, एक गड़बड़ हुई है, यहाँ 1/3 भी तो आएगा ना, हाँ, तो ये 1/3 टाइम्स होगा, सही बात है, ये 1/3 टाइम्स होगा, सो दिस विल कम्स आउट टू बी 3/4। हम्म, अब अगर इसमें अपन 10 पुट करेंगे तो 24/8 बनेगा, 30 - 6, अब भी थोड़ी सी गड़बड़ तो आ रही है, 3 बनेगा, 3 की पावर 3/4, यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। हम्म,
अगर 1/4 ln3 बन रहा है, यहाँ पर 1/4 अपन ने ln3 रखा, 1/4 कॉमन आ गया, तो 3 से गुणा होके हम्म x+2 है ना यार ये, हाँ तो ये 12 बनेगा ना, तो ये 2 आ जाएगा, सही है, तो ये 2 हो गया। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं ln ऑफ 2 की पावर 3/4, और 2 की पावर 3/4 को लिख सकते हैं 8 की पावर 1/4। तो अब यहां से y निकालना है। तो यहां से अब दिक्कत ये है कि y-3/y का मॉड जो है वो 8 की पावर 1/4 के इक्वल है। अब ये पॉजिटिव साइन से ओपन हुआ या नेगेटिव साइन से ओपन हुआ, ये एक इंटरेस्टिंग बात है, उसी के लिए इंफॉर्मेशन है आई थिंक। तो ये dy/dx को अपन यहां से क्या लिख सकते हैं, y² - 3y/x² - 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि भाई स्लोप ऑफ द कर्व नेवर जीरो। और यहाँ पर y की वैल्यू, अगर मान लो x की वैल्यू मैं 4 पुट करता हूँ यहाँ पे, है ना, तो y की वैल्यू 3/2 है, तो y की वैल्यू 3/2 पुट करें जरा, 3/2 पुट करेंगे तो 9/4 माइनस 9/2 अपॉन ये हो जाएगा 16 - 4, मतलब नेगेटिव है। अब नेगेटिव से ये पॉजिटिव में तो जा नहीं सकता, क्यों नहीं जा सकता, पॉजिटिव में इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि अगर नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएगा तो उसको जीरो होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा बीच में। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि dy/dx तो हमेशा ही क्या है, नेगेटिव है, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज भी होगी। अच्छा, अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू की 2 पर वैल्यू देखूं इसकी, x = 2 पर, है ना, तो वो -∞, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि dy/dx कब नेगेटिव बनेगा। तो यहाँ से अपन ये अंडरस्टैंडिंग ला सकते हैं कि भाई y/y4 की वैल्यू 3/2 है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो यहाँ से ये वैल्यू है y-3/y, यहाँ पर y की वैल्यू जो भी हो वो 0 से 3 के बीच में ही लाई करेगी, और 0 से 3 के बीच में लाई करेगी, तो ये ओवरऑल क्वांटिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी। और ओवरऑल क्वांटिटी नेगेटिव है तो ये नेगेटिव साइन से ओपन हो जाएगा। यहाँ y-3 = -8 की पावर 1/4 मल्टीप्लाई बाय वाई, तो ये हो जाएगा 1 + 8 की पावर 1/4 y = 3। तो y की वैल्यू आ गई 3/1 + 8 की पावर 1/4। तो फाइनली ये आंसर आ जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, if 2 tan square theta minus 5 sec theta equals to 1 has exactly 7 solution in the interval for the least value of n। तो ये वाला सवाल तो है ना, मैंने बहुत बार करवाया हुआ है जब ऑफलाइन बैचेस के अंदर, है ना, मतलब लगभग लगभग हर बैच में ही करवाते हैं इस टाइप का सवाल, जब भी अपन ऑफलाइन बैच के अंदर क्लासेस वगैरह लेते हैं। ऑनलाइन पे तो खैर मैंने थ्योरी पढ़ाई नहीं है मेरे चैनल पे। तो जब भी मैंने आई ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया तो इस टाइप का सवाल मैंने कंसीडर किया है। तो देख लेते हैं, सीधा नोट्स से उठा हुआ सवाल है तो ये अपन ऐसा लिख लेते हैं, sec² θ - 1 -5 sec थीटा, और बहुत ही कॉमन सवाल है, -1 = 0। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा सवाल करवाया हुआ हो और वो ये बहुत अच्छा सवाल और आ गया हो, नहीं, ये वाला सवाल काफी नॉर्मल सवाल है, इजीली डुएबल है। तो -5 sec θ -2 - 1 तो -3 = 0। तो यहाँ से 2 sec² θ -6 sec θ प्लस sec θ - 3 = 0। तो यहाँ से एक तो आ गया sec θ = 3, और एक आ गया sec θ = -½ तो ये तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि sec θ की वैल्यू आइदर 1 से बड़ी या -1 से छोटी होती है। तो सिर्फ sec θ क्या हो सकता है, 3, दैट मीन्स cos θ 1/3। 0 से n π/2 में मेरे को 7 सॉल्यूशन चाहिए, तो बनाते हैं cos θ का ग्राफ 0 से, तो इस तरीके का ग्राफ होगा, राइट। अब ये हो गया π/2, ये हो गया
3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2, और ये हो गया 13 पाई बाय 2। राइट, आगे तक भी ले जाओ, एक और ले लेते हैं 15 पाई बाय 2। मेरे को 7 सॉल्यूशन चाहिए cos थीटा इक्वल्स टू 1/3। तो 1/3 जो होगा वो यहाँ कहीं होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चाहिए। तो मेरे को यहाँ पे जाके रुक जाना है। अब उसने n की मिनिमम वैल्यू बोली है कि मैक्सिमम वैल्यू बोली है, इस पे डिपेंड करता है। तो लीस्ट वैल्यू बोली है यहाँ पे n की। तो इसका मतलब लीस्ट वैल्यू तो कहाँ तक जाएगी, 13 पाई बाय 2 तक। अच्छा, अगर मैं 15 पाई बाय 2 तक भी लूंगा तो भी सॉल्यूशन तो मेरे पास में 7 ही आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि n की वैल्यू 13 और 15, तो लीस्ट वैल्यू क्या है, तो तुम बोलोगे n इक्वल्स टू 13। तो n की वैल्यू क्या हो गई, 13 हो जाएगी। अब अपन से बोला है सिग्मा ऑफ k अपॉन 2 पावर k, n इक्वल्स टू, सॉरी, k इक्वल्स टू 1 से लेकर के n, दैट मीन्स k इक्वल्स टू 1 से 13 तक जा रहा है। ये समीशन निकालना है। ठीक है, तो ये भी निकाल देंगे। इसके लिए क्या करें, इसको ओपन कर लेते हैं। 1 डाला तो 1/2, फिर 2/2 स्क्वायर, ऐसे तो ये तो AGP बन रहा है। राइट, तो ये हो जाएगा 13/2 पावर 13। इसको मैंने s बोल दिया। तो मैंने क्या किया, s/2 निकाल लिया, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, और एक टर्म आगे शिफ्ट कर दिया, 1/2 स्क्वायर। ऐसे चलते चलते यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12 अपॉन, यहाँ पे 12/2 पावर 12 रहा होगा, तो ये 2 पावर 13 हो जाएगा, और ये 13/2 पावर 14 हो जाएगा। राइट, दोनों को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो s माइनस s/2 तो कितना आ गया, s/2 आ गया। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। इक्वल्स टू कितना बना, 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर। राइट, सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं, ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इधर क्या बनेगा, 1/12 स्क्वायर। पैटर्न समझ में आ रहा होगा आई थिंक, जिसने AGP सॉल्व किया उसके लिए बड़ा ही आसान है। फिर 1/12 क्यूब, और माइनस में 13/2 पावर 14 एज इट इज। तो इसको सॉल्व किया तो ये अगेन क्या बन गई, एक GP बन गई। और GP के टर्म्स का समीशन क्या होता है, A, कॉमन रेशियो 1/2, की पावर R, नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 13 - 1 अपॉन R - 1, मतलब -1/2, और -13/2 पावर 14। तो ये -1 बार कैंसिल हो गया, s/2। तो s/2 विल कम्स आउट टू बी, ये 1 - 2 पावर 13 बनेगा। 1 - 2 पावर 13, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 2 पावर 13 - 1 अपॉन 2 पावर 13, -13/2 पावर 14। राइट, हाँ। तो यहाँ से 1/2 पावर 13 वाला एक आंसर दिया हुआ है। अच्छा, 2 से ये गया 2 पावर 12, और ये 2 पावर 13। तो 1/2 पावर 13 मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो ये बन जाएगा 2 पावर 14 -2 -13। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। राइट, तो दो कॉम्बिनेशन, दो कॉन्सेप्ट को कंबाइन करके एक सवाल बनाया है, ट्रिग्नोमेट्री एंड सीक्वेंस एंड सीरीज। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें gx गिवन है 3f(x/3, f(3 - x, f"(x greater than 0, for all x belongs to 0 से 3, g is decreasing 0 से अल्फा एंड इंक्रीजिंग अल्फा से 3, 8 अल्फा। अब बताओ, ये वाला सवाल भी क्लास में क्या करवाया है, मैंने ये करवाया f(x प्लस f(3 - x), gx इक्वल्स टू, सेम सवाल, बस यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है ना। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि क्लास नोट्स और मॉड्यूल को अच्छे से करें तो मेंस का पेपर तो बड़े आराम से निकाला जा सकता है ना। एक्सरसाइज 1B अगर अपन ढंग से करें, ऑब्जेक्टिव वाली और सब्जेक्टिव वाली भी, और नोट्स को ढंग से पढ़ें, नोट्स को अच्छे से पढ़ें, तो काफी सारे सवाल देखे हुए मिल जाते हैं, बहुत सारे, मैक्सिमम सवाल, लगभग सारे सवाल, है ना।
तो अगर मैं फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करूंगा तो 3 टाइम्स ऑफ f डैश ऑफ x/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, है ना। फिर सेकेंड वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो -f डैश ऑफ 3 - x, क्योंकि -x का डिफरेंशिएशन -1 होगा। तो यहाँ से g डैश ऑफ x जो है वो f डैश ऑफ x/3 -f डैश ऑफ 3 - x हो गया। अब अपन से क्या बोला गया है कि g इज डिक्रीजिंग, तो g कब डिक्रीज करेगा, जब g डैश की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। नेगेटिव होने के लिए f डैश ऑफ x/3 को बड़ा होना पड़ेगा f डैश ऑफ 3 - x से। अब ये बड़ा कब होगा, उसके लिए डबल डिफरेंशिएशन देखो, डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, मतलब f डैश ऑफ x कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। मतलब बड़े के करस्पॉन्डिंग बड़ी वैल्यू, छोटे के करस्पॉन्डिंग छोटी वैल्यू। तो अगर इसके करस्पॉन्डिंग बड़ी वैल्यू मिल रही है तो मतलब x/3 क्या रहा होगा, जरूर बड़ा रहा होगा इससे। तो यहाँ से x इज ग्रेटर देन 9 - 3x, तो 4x इज ग्रेटर देन 9, मतलब x की वैल्यू क्या हो गई, 9/4 से बड़ी, है ना। तो इसका मतलब डिक्रीजिंग के लिए आ गया 0 से 9/4, सॉरी इंक्रीजिंग के लिए अपन ने गलत सॉल्व कर दिया ना। हाँ, gx इंक्रीजिंग के लिए तो f डैश की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए f डैश ऑफ x/3 की। हाँ ठीक है, तो इसको दूसरे कलर से लिख देता हूं मैं। हम्म तो यहाँ पर अपन क्या बोल सकते हैं कि इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल आ गया 9/4 से लेकर के अल्फा से 3 है तो ये 3 तक। तो डिक्रीजिंग के लिए क्या आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू मतलब 9/4 आ गई, ये है बात। तो 8 अल्फा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो इस सवाल का फाइनल आंसर हो गया सी ऑप्शन। ओके। हम्म नेक्स्ट सवाल। Let R be the interior region between the line 3x minus y plus 1 equals to 0 and x plus 2y minus 5 equals to 0 containing the origin. Okay. The set of values for which the points lies. ये भी बहुत बार सवाल कर रहे होते हैं ऐसे तो, है ना। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। नोट्स में ऐसा सवाल मिल जाएगा, बड़े आराम से मिल जाएगा। -1/3, 0 ये वाली लाइन हो गई। भाई x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू -1/3। यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू 5/2 आ जाएगी, और अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो ये वाली लाइन ऐसी हो जाएगी। तो अब ये बोल रहा है कि ये जो पॉइंट है ये उस रीजन में लाई करना चाहिए जहां पर ओरिजिन है ना, कंटेनिंग द ओरिजिन। तो मतलब कौन सा वाला रीजन हो गया, इसमें हो गया। तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां से कि लाइन L1 के रिस्पेक्ट में, L1 के रिस्पेक्ट में जो ओरिजिन पुट करने पर वैल्यू आ रही है और जो पॉइंट पुट करने पर वैल्यू आ रही है वो दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी वो सेम साइड रहेंगे। उसी तरीके से लाइन 2 के रिस्पेक्ट में जो ओरिजिन पुट करने पर वैल्यू आ रही है और लाइन 2 के रिस्पेक्ट में पॉइंट पुट करने पर वैल्यू आ रही है वो भी पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी वो सेम साइड रहेंगे। इन दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन लेना है। अब फर्स्ट वाले में मैं ओरिजिन को पुट करूं तो फर्स्ट वाले में ओरिजिन पुट करने पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। और पी पॉइंट को पुट करेंगे अल्फा² अल्फा+1, ये हो जाएगा 3 अल्फा², फिर क्या है -y, तो -α - 1, फिर क्या है +1। ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब अगर मैं अल्फा कॉमन ले लूँ ये तो कैंसिल हो गया। 3 अल्फा - 1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, मतलब अल्फा की वैल्यू -∞ से 0, फिर 1/3 से इंफिनिटी। उसी तरीके से दूसरे वाले के रिस्पेक्ट में 0 पुट करेंगे तो -5 आ रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। और पॉइंट पुट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, x+2y, दैट मीन्स अल्फा² +2 अल्फा+2, है ना, -5। ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि नेगेटिव से डिवाइड किया तो वैल्यू, ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो अल्फा² +2 अल्फा - 3 नेगेटिव होना चाहिए, तो अल्फा+3 अल्फा - 1 नेगेटिव होना चाहिए, मतलब अल्फा की वैल्यू
-3 से 1 के बीच में होनी चाहिए। इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया। अब इंटरसेक्शन लेना तो आई थिंक कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए, कर लेते हैं। एक बोल रहा है 0 से छोटा और दूसरा इसी में बोल रहा है 1/3 से बड़ा, है ना, 1/3 से बड़ा। दूसरा इनइक्वलिटी बोल रहा है -3 से लेकर के 1। तो इंटरवल कौन सा आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, -3 से 0 एंड 1/3 से 1। -3 से 0 एंड 1/3 से 1। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके।